हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों। तो कैसी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है, देखिए जरा हम आज लेके आए हैं फिर आपके लिए यूपी स्पेशल की नेक्स्ट सीरीज। और दोस्तों जरा थोड़ा वीडियो को शेयर वेयर कर दिया कीजिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं वीडियो को, ठीक है। वैसे प्यार आप लोगों का मिल रहा है मुझको धीरे धीरे। तो बाकी दोस्तों इसी तरह से प्यार को बरकरार बनाए रखिए और वीडियो को शेयर वगैरह कीजिए और लाइक वगैरह कीजिए, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज में। जो हमारा यूपी स्पेशल की नेक्स्ट वीडियो है मृदा अपरदन। देखो मैंने आपसे पहले बताया था कि जो यूपी स्पेशल में जो यूपी का हम भौगोलिक विस्तार भूगोल देख रहे हैं उसमें से क्वेश्चन बन जाता है नहीं। आपको अटपटा लग रहा होगा कि यार पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम के जो पेपर देखेंगे तो भैया वहां पे ना इसके जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं, ठीक है। तो और जिस चीज को मैं ज्यादा जोर देकर कहता हूं कि ये चीज याद रख लेना, तो उस चीज को जरूर याद रख लेना, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं, मृदा अपरदन की बात करते हैं। मृदा अपरदन आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो दोस्तों आज से यूपी एसआई के लिए स्पेशल ज्योग्राफी की क्लास भी शुरू होने वाली है, जो कि मैं आपको एग्जाम तक 2 बार रिवाइज करा दूंगा उसको भी, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं बात करता हूं मृदा अपरदन की, तो मृदा से एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहाकर ले जाए जाना अपरदन कहलाता है। अगर मृदा को एक जगह से दोस्तों दूसरी जगह बहाकर ले जाया गया है तो उसे क्या कहते हैं, मृदा अपरदन दोस्तों कहलाते हैं, ठीक है। 3 शब्द होते हैं, अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण, है ना। तीनों चीजों को हम समझेंगे। यूपी में मुख्यतः जल के द्वारा अपरदन तथा वायु के द्वारा अपरदन अपरदन होता है। यूपी में दोस्तों जल के द्वारा अपरदन तथा वायु के द्वारा ये दोस्तों क्या है, अपक्षय हो गए, है नहीं, अपक्षय होता है यूपी में। ओहो क्या हो रहा है ये। यूपी में जो यमुना एवं चंबल, जो दोस्तों यमुना नदी है हमारी और जो चंबल नदी है, यूपी में यमुना और चंबल इनकी सहायक नदियां अत्यधिक अपरदन करती हैं। तो जो चंबल है और जो यमुना नदी है दोस्तों अत्यधिक अपरदन करती है। इटावा में, जालौन जिले में बीहड़ भूमि पाई जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इटावा और जालौन, जो यूपी का जालौन जिला है और जो इटावा जिला है दोस्तों, वहां पर ना क्या पाई जाती है, बीहड़ भूमि पाई जाती है, बीहड़ भूमि, है नहीं। अपरदन की बात करते हैं, वायु के द्वारा अपरदन दोस्तों और जल के द्वारा अपरदन। देखो तो वायु के द्वारा कैसे अपरदन होता है और जल के द्वारा कैसे अपरदन होता है। वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। अगर आपसे दोस्तों पूछ ले एग्जाम में कि वायु अपरदन से सबसे प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का कौन सा है दोस्तों, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है दोस्तों। कौन सा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अगर कह रहा है जल के द्वारा अपरदन, तो यूपी में सर्वाधिक जल अपरदन होता है हिमालय के तराई क्षेत्र में। तो जो हिमालय का तराई क्षेत्र वाला सहारनपुर वाला सहारनपुर और जो बिजनौर वाला इलाका है ये पास पास का, ठीक है, पीलीभीत वगैरह, तो ये सब क्या है दोस्तों, ये सब ज्यादातर क्या है, वाटर मतलब पानी के द्वारा जो अपरदन होता है, तो हिमालय के तराई क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं मृदा संरक्षण। तो संरक्षण किसे कहते हैं। अगर आपको मृदा संरक्षण का मतलब सहायता करना, संरक्षण करना, ठीक है, किसी चीज की सहायता करना, सहायता करने के लिए क्या कहते हैं, संरक्षण कहते हैं। तो संरक्षण क्या है दोस्तों, वृक्षारोपण का अत्यधिक उपयोग। अगर दोस्तों आप वृक्षारोपण ज्यादा करेंगे, पौधे ज्यादा लगाएंगे, तो उससे मृदा संरक्षण मतलब मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। और वनों के काटने पर प्रतिबंध, अगर वनों के काटने पर दोस्तों प्रतिबंध लगा दिया जाए तभी भी आप क्या रोक सकते हैं दोस्तों, मृदा अपरदन रोक सकते हैं। उर्वरकों का प्रयोग कम, जो दोस्तों हम फर्टिलाइजर वगैरह यूज करते हैं खेतों में, खाद वगैरह जो यूज करते हैं उसका हम कम यूज करें। लवणीय और क्षारीय मृदा की उर्वरक बनाना, जो लवणीय मृदा है और जो क्षारीय मृदा हो चुकी है उसको उर्वरक बनाना कैसे, जो कंपोस्ट वगैरह खाद वगैरह से मिला के, ठीक है। तो रायबरेली जिले में है लवणीय और क्षारीय मृदा, जो सबसे ज्यादा दोस्तों पाई जाती है रायबरेली जिले में पाई जाती है। आगे बात करते हैं ऊसर मृदा का विस्तार। तो ऊसर मृदा का विस्तार 0.4 हेक्टेयर है। राकर मृदा पर्वतीय ढालों पर पाई जाती है। तो अगर आपसे दोस्तों पूछ ले कि बताइए राकर मृदा दोस्तों कहां पर पाई जाती है, तो राकर मृदा दोस्तों पर्वतीय ढालों पर पाई जाती है, जो पर्वतीय ढाल होते हैं नहीं। लाल मृदा सर्वाधिक मिर्जापुर, मैंने आपको कल भी बताया था, जो लाल मृदा है दोस्तों, लाल मिट्टी आपको कहां मिलेगी, बुंदेलखंड वाले नीचे इलाके में, है नहीं, तो मिर्जापुर और सोनभद्र इलाके में। कुछ कुछ भाग बुंदेलखंड में आता है, कुछ भाग बगलखंड में आता है, ठीक है।
वायु मृदा अपरदन से प्रभावित पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये मैंने आपको बता दिया। गन्ने की खेती भावर एवं तराई क्षेत्र में, तो दोस्तों भावर और तराई क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो गन्ने की और किसकी, एक चावल की खेती होती है। तो ध्यान रखेंगे गन्ने की खेती दोस्तों भावर एवं तराई क्षेत्र में होती है। जलोढ़ मृदा में किस रसायन की प्रचुरता होती है? जो दोस्तों जलोढ़ मृदा होती है उसमें किस रसायन की प्रचुर मात्रा होती है? तो पोटाश एवं चूना होता है। क्या होता है? पोटाश एवं चूना। जिले दोस्तों सर्वाधिक अपरदन कहां पर होता है? सर्वाधिक अपरदन दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो सर्वाधिक मृदा अपरदन इटावा में होता है। कहां पर होता है? इटावा में होता है दोस्तों। और सर्वाधिक अपरदन करने वाली नदी, तो सबसे ज्यादा अपरदन करने वाली नदी जो है कौन है? चंबल नदी है नी, चंबल के डाकू, सुना नहीं सुना आपने? तो चंबल नदी सर्वाधिक अपरदन दोस्तों करती है। यूपी के खनिज एवं उनके स्रोत, दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो खनिज हैं, जो मिनरल्स वगैरह हैं और उसके जो स्रोत रिसोर्सेज वगैरह, वो कहां पर है देखेंगे। जैसे खनिज, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह क्रस्ट, सबसे ऊपरी सतह दोस्तों क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह क्रस्ट में पाए जाने वाले प्राकृतिक तत्वों या यौगिकों को खनिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह पर दोस्तों जो तत्व और यौगिक पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो यहां पढ़ लीजिए। जैसे कि हमारा बाहर वाले जब पृथ्वी की लेयर है, जैसे कि सपोज कीजिए एक प्याज आपने देखी होगी, अगर प्याज की एक लेयर उतारते हैं तो दूसरी लेयर शुरू हो जाती है, फिर दूसरी उतारेंगे, फिर तीसरी उतारेंगे। तो इसी तरह से जो पृथ्वी भी है तो हमारे दोस्तों वो लेयर्स में बनी हुई है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं सबसे पृथ्वी की ऊपर वाली परत जो होती है उसे कहते हैं दोस्तों क्रस्ट। क्या कहते हैं उसको? क्रस्ट। और उससे निचली परत को कहते हैं मेटल। और सबसे नीचे की जो सबसे बीच की कोर, जो सबसे बीच का भाग है दोस्तों उसे कहते हैं कोर। क्या कहते हैं? कोर। तो ध्यान रखेंगे ऊपर वाली परत को क्रस्ट, उससे नीचे मेटल और कोर, इसको क्रम से लगाने के लिए आ जाता है कभी कभी, है नी। तो खनिज पृथ्वी के आंतरिक भागों में अयस्क या चट्टानों के रूप में होते हैं। तो किस रूप में होते हैं? अयस्क या चट्टानों के रूप में पाए जाते हैं। खनिजों के रासायनिक एवं भौतिक गुण समान होते हैं। जो खनिजों के रासायनिक गुण जो होते हैं दोस्तों वो समान होते हैं। भौतिक गुण और रासायनिक गुण कैसे होते हैं? समान। खनिजों का रासायनिक संगठन समान होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों अयस्क, और इंग्लिश में और बोलते हैं, वैसे कहते हैं इसको अयस्क, है नहीं। अयस्क क्या है? ऐसी चट्टानें जिनमें खनिजों की मात्रा पाई जाती है। दोस्तों ऐसी चट्टानें जिनमें खनिजों की मात्रा पाई जाती है उसे कहते हैं क्या? अयस्क कहते हैं। जैसे हेमेटाइट, तो हेमेटाइट आपको मैंने बताया था जो मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज में करा रहा हूं, मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज में मैंने आपको बताया था लोहे के सारे अयस्क की, लोहे के अयस्क कौन कौन से हैं। और दोस्तों पूछता है तो लोहा हेमेटाइट, ऐसी लोहा मैग्नेटाइट, ऐसी एल्यूमिनियम और क्या? गैलियम। तो क्या है? बॉक्साइट। क्या है दोस्तों? बॉक्साइट। तो मैग्नेटाइट लोहा, हेमेटाइट लोहा, लोहे का अयस्क होता है नहीं। और बॉक्साइट किसका होता है दोस्तों? बॉक्साइट होता है एल्यूमिनियम और गैलियम। एल्यूमिनियम और गैलियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। आगे बात करते हैं एक ही प्रकार के अयस्क से अनेक खनिज प्राप्त हो सकते हैं। एक ही अगर दोस्तों प्रकार का अयस्क है उससे अनेक प्रकार के खनिज प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा जो पेट्रोलियम जब निकालते हैं तो पेट्रोलियम में दोस्तों पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है, केरोसिन भी होता है और ये तारकून भी होता है, जिससे डामर रोड वगैरह बनती है ना। तो सब चीजें इसमें मिक्सअप होती हैं। तो ध्यान रखेंगे एक ही प्रकार के अयस्क से अनेक खनिज प्राप्त हो सकते हैं। जैसे खनिजों के प्रकार दोस्तों देख लेते हैं। एक होते हैं दोस्तों धात्विक खनिज। अगर मैं खनिजों के प्रकार की दोस्तों बात करता हूं तो धात्विक खनिज होते हैं, अधात्विक खनिज होते हैं और कौन से होते हैं? ऊर्जा खनिज होते हैं। तो धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और दोस्तों ऊर्जा खनिज। इसकी अगर बात करते हैं ऐसे खनिज जिनमें गलने पर धातु प्राप्त होती है। अगर उनको हम गलाएं, ठीक है दोस्तों, टेम्परेचर बढ़ा के उसको क्या करें? उसको गलाएं टेम्परेचर पे, तो क्या होंगी? उससे धातुएं प्राप्त होती है, तो उन्हें कहते हैं दोस्तों धात्विक खनिज। ऐसे खनिज जिनमें गलाने पर अधातु प्राप्त होती है। कैसी क्या प्राप्त होती है दोस्तों? अधातु प्राप्त होती है, उन्हें कहते हैं अधात्विक खनिज। और ऐसे खनिज जिनमें हम ऊर्जा प्राप्त होती है, उन्हें पेट्रोलियम, यूरेनियम, तो उन्हें कहते हैं ऊर्जा खनिज। बात समझ में आई नहीं? तो जो मैंने अभी आपको बताया था जो पेट्रोलियम वगैरह निकालते हैं तो वो कैसा खनिज है? वो है हमारा ऊर्जा खनिज में आएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं ये लचीले होते हैं। जो दोस्तों धात्विक खनिज होते हैं वो कैसे होते हैं? वो लचीले होते हैं। ये खनिज आग्नेय चट्टानों में, रूपांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। किन चट्टानों में दोस्तों? आग्नेय चट्टानों में, रूपांतरित चट्टानों में दोस्तों पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानें कौन सी होती है? रूपांतरित चट्टानें कौन सी होती है दोस्तों? मैं मुश्किल से मुश्किल 6 से 7 दिन में दोस्तों कंप्लीट कर दूंगा ज्योग्राफी को। तो ज्योग्राफी की क्लास आज ही डलेगी, ठीक है। आप लोग उसको भी देखिएगा। और दोस्तों जितने भी आप लोगों के कोई भी आपका कोई पास में सगा संबंधी दोस्त या कोई भी है जो तैयारी करना चाह रहा है, ठीक है। और अभी टाइम कितना बचा है? टाइम तो कुल कितना हो गया? आज होगी 18, आज 18 है ना, 19 है आज 19 हो गई, ठीक है। अब 19 होगी तो दोस्तों देख लो, तो 8 दिन इसमें मान लीजिए और 14 दिन उसमें मान लीजिए, 14 दिन 12 मान लीजिए, 20 दिन बचे हैं। तो ध्यान रखो दोस्तों 20 दिन में आपका डबल कवर करा दूंगा जी के जीएस।
जीके जीएस। और दोस्तों अभी मैं लाने वाला हूं आपके लिए मैथ के क्वेश्चनों के शॉर्ट्स, तो आपको मैथ के क्वेश्चनों के शॉर्ट्स भी दोस्तों आज से मिलेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे, क्योंकि कंटेंट मेरा तैयार हो चुका है, जो मैं लिखता था वो कंटेंट मैंने ज्यादातर तैयार कर लिया है आप लोगों के लिए, तो मेरा इसका लिखाई का काम थोड़ा कम हो गया, तो मैं अब थोड़ा सा मैथ की तरफ भी आपको मैं आपके मैथ की तरफ भी फोकस करूंगा, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, ये खनिज अग्नि चट्टानों एवं रूपांतर चट्टानों में पाए जाते हैं, जैसे सोना। क्या क्या पाया जाता है दोस्तों? धातु खनिज सोना हो गया, बॉक्साइट होगा, लोहा अयस्क हो गया। तो क्या क्या पाए जाते हैं दोस्तों? सोना हुआ, बॉक्साइट हुआ, लोहा अयस्क। तो ये सब चीजें कैसी हैं? धातु खनिज हैं। अगर दोस्तों इधर बात करता हूं तो कैसे मार्बल, मार्बल जो मार्बल घर में यूज करते हैं, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये सब कैसे हैं? अधात्विक खनिज दोस्तों, कैसे हैं? अधात्विक खनिज। और दोस्तों पेट्रोलियम, यूरेनियम कैसे हैं? ऊर्जा खनिज है। कैसे हैं दोस्तों? ऊर्जा खनिज। यूपी के खनिजों का वितरण, अगर दोस्तों यूपी के खनिजों का वितरण करते हैं तो विंध्य क्रम की चट्टानों में कहां पे पाया जाता है दोस्तों? विंध्य। देखो जैसे कि ये हमारा, देखो इतना अच्छा बनेगा नहीं अभी फिलहाल, मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूं, है नहीं। तो ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, जैसा ही बना है, ठीक है, ठीक है, समझने के लिए। जैसे कि ये हमारा हिमालय है दोस्तों, ये हमारा हिमालय है नहीं। और दोस्तों ये यहाँ पे है विंध्य क्रम की चट्टानें। ये क्या चट्टानें दोस्तों? विंध्य क्रम की चट्टानें, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और दोस्तों कौन सा कलर है और कोई, ये दोस्तों यहाँ पे है अरावली पर्वत श्रेणी। कौन सी है दोस्तों? अरावली पर्वत श्रेणी। और इसे बोलते हैं दोस्तों दक्कन का पठार, ठीक है, दक्कन का पठार। बात समझ में आई नहीं आई? तो दोस्तों क्या करा, विंध्य क्रम की चट्टानों में, तो विंध्य क्रम की चट्टानें जो फैली हुई हैं दोस्तों, क्योंकि ये हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पे बिहार है, तो इसी के आसपास में दोस्तों कुछ चट्टानें आ रही हैं, तो उन्हें कहते हैं विंध्य क्रम की चट्टानों में। तो यूपी के खनिजों का वितरण कहां? विंध्य क्रम चट्टानों में। बुंदेलखंड का क्षेत्र, तो बुंदेलखंड का क्षेत्र कौन सा दोस्तों? ये वाला बुंदेलखंड का क्षेत्र होता है, कुछ एमपी में हुआ है और कुछ उत्तर प्रदेश में भाग है। हिमालय का निचला हिस्सा, और दोस्तों हिमालय का निचला हिस्सा कौन सी बात कर रहा है? ये इस वाले की बात कर रहा है, इस वाले की, इसकी बात कर रहा है ना, ये यहाँ पे ये हिमालय का निचला हिस्सा। तो हिमालय का निचला हिस्सा और कुछ नदियां घाटियां, कुछ नदी घाटियां। नदी तो आप लोगों को पता ही होगा कौन कौन सी नदियां हैं। एक मिनट देख लेता हूं जरा मैं यार, कलर वलर कैसे आता है इसका पता नहीं। हाँ आ तो गया, ग्रीन ले लेते हैं नहीं, डन। हाँ देखो दोस्तों, कौन सी क्या कह रहे थे हम? कुछ नदी घाटी, जो नदियां हैं दोस्तों, तो नदियां तो आपको पता है, एक गंगा नदी है और एक यमुना नदी है, जो कि प्रयागराज में जाके मिल रही है। तो जो नदियों घाटियों द्वारा भी और भी कुछ और भी नदियां हैं दोस्तों, अभी बात करेंगे उसके बारे में भी। तो उनसे भी क्या मिलते हैं दोस्तों? यूपी के खनिजों का वितरण करा जा सकता है। जैसे यूपी में भूतत्व एवं खनिज कर्म निर्देशालय की स्थापना 1955 में की गई थी। अगर दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यूपी तत्व एवं खनिज कर्म निर्देशालय, यूपी में भूतत्व, किसमें दोस्तों? भूतत्व एवं खनिज कर्म निर्देशालय की स्थापना 1955 में करी गई थी। तो कब करी गई थी दोस्तों? 1955 में करी गई थी। प्राकृतिक खनिज संसाधनों की खोज करता है। इसका काम क्या है दोस्तों? ये दोस्तों प्राकृतिक खनिज संसाधनों की दोस्तों खोज करता है। यूपी में पहली खनिज नीति कब आएगी थी दोस्तों? तो यूपी की पहली खनिज नीति 29 दिसंबर 1998 में पारित की गई थी। कब की गई थी? 29 दिसंबर 1988। तो 29 दिसंबर 1988 को दोस्तों पहली खनिज नीति पारित करी गई थी। इस नीति में यूपी के 12 जिलों को खनिज बहुमूल्य घोषित किया था। कितने जिलों को दोस्तों? यूपी के 12 जिलों को। कितने जिलों को? यूपी के 12 जिलों को बहुमूल्य खनिज घोषित किया था। कौन कौन से जिले हैं दोस्तों? प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, सोनभद्र, जालौन, महोबा, बांदा, हमीरपुर, चंदौली, चित्रकूट। तो दोस्तों ये तो प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, सोनभद्र, जालौन, महोबा, बांदा, हमीरपुर, चंदौली और चित्रकूट। समझ में आया नहीं आया? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो 12 हो गए ना। तो 12 जो दोस्तों ये हैं, ये कैसे हैं? बहुमूल्य जिले, खनिज बहुमूल्य जिले हैं दोस्तों ये। तो ध्यान रखना, प्रयागराज में भी खनिज मिलता है, झांसी में भी, सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, सोनभद्र, जालौन, महोबा, बांदा, हमीरपुर, चंदौली, चित्रकूट। बात समझ में आई नहीं है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। यूपी में खनिज उत्पादन में निम्न मध्यवर्ती राज्य, तो निम्न मध्यवर्ती मतलब बीच के जो है, तो ये कौन कौन से हैं दोस्तों? यूपी खनिज उत्पादन कुल देश का 2.4 से 3% तक करता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में जो खनिज मिलते हैं दोस्तों, वो कुल भारत के कितने परसेंट के बराबर है? तो 2.4 से 3% तक हमको खनिज मिलते हैं। खनिज उत्पादन में 10वें स्थान पर है। तो अगर यूपी का आपसे स्थान पूछे कि यूपी जो है दोस्तों खनिज उत्पादन में
भारत के कौन से स्थान पर है दोस्तों? तो 10वें स्थान पर आता है यूपी। खनिज विकास निगम तो 1974 में, जो दोस्तों खनिज विकास निगम बना था दोस्तों 1974 में, इसका स्थापना हुई थी। खनिजों के विकास से संबंधित क्रियाएं, जो खनिजों के विकास से संबंधित क्रियाएं हैं, कौन करता है दोस्तों? ये भी आपसे बात पूछ सकता है। तो खनिज विकास निगम 1974, तो खनिज विकास निगम दोस्तों 1974, ये बात ध्यान रखेंगे, खनिजों के विकास संबंधित है। प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज, तो दोस्तों कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं ये भी ध्यान रखेंगे। चूना पत्थर, पहला क्या है? चूना पत्थर, ये कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर तो आपको पता होगा, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट की चट्टानों में पाया जाता है। किसमें? तो चूना पत्थर कैल्शियम में पाया जाएगा, भाई चूने में क्या है? कैल्शियम ही तो होता है। तो चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट की चट्टानों में पाया जाता है। इनका उपयोग सीमेंट उद्योग और लोहा इस्पात रसायन उर्वरक, तो किस किस में? रासायनिक उर्वरक, सीमेंट उद्योग और दोस्तों लोहा इस्पात होता है उसमें भी दोस्तों इसका यूज किया जाता है। किसका? चूना पत्थर का। उत्पादन कहां है दोस्तों चूना पत्थर का? मिर्जापुर। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के अंदर जो चूना पत्थर पाया जाता है, कहां पाया जाता है दोस्तों? मिर्जापुर में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? मिर्जापुर में दोस्तों ये पाया जाता है। जैसे गुरुग्राम, गुरुमा क्षेत्र है, कनाचा क्षेत्र है और रोहतास क्षेत्र है। तो मिर्जापुर के गुरुमा क्षेत्र में, मिर्जापुर के कनाच क्षेत्र में, मिर्जापुर के रोहतास क्षेत्र में दोस्तों ये पाया जाता है। मिर्जापुर की चुनार तथा सोनभद्र की चुर्क, तो मिर्जापुर की चुनार और सोनभद्र की चुर्क एवं डल्ला सीमेंट फैक्ट्री के लिए चूना पत्थर यहां से उपलब्ध कराया जाता है। तो ध्यान रखना, मिर्जापुर की जो चुनार है और सोनभद्र की जो चुर्क है और डल्ला सीमेंट फैक्ट्री, ये जो फैक्ट्रियां हैं दोस्तों, इनके लिए कहां से प्राप्त किया जाता है? तो मिर्जापुर से दोस्तों चूना पत्थर प्राप्त किया जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। चूना पत्थर के संचालित भंडार की दृष्टि उत्तर प्रदेश का दूसरे स्थान पर है। अगर चूना पत्थर संचित भंडार की बात करते हैं, ठीक है, संचित भंडार मतलब जो अवस्थित हैं, तो वो उत्तर प्रदेश का दूसरे स्थान पर। तो चूना पत्थर उत्तर प्रदेश के दूसरे स्थान पर भंडारण में, ठीक है, जो भंडार करके रख रखा है, अभी खोदा नहीं गया है उसको, है नहीं। तो जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, कहाँ है ये? अवसादी चट्टान, राजस्थान हो गया दोस्तों, मध्य प्रदेश हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। तो अवसादी चट्टान है, क्या चट्टान है दोस्तों? ये अवसादी चट्टान है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, ये पूछ रहा है कि कर्नाटक में सबसे ज्यादा है, आंध्र प्रदेश में उससे कम और राजस्थान में उससे कम, ठीक है। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है। तो ये किसका है दोस्तों? ये चूना पत्थर का ही है, ठीक है ना। तो शब्दों को सबसे ज्यादा कर्नाटक में हो गया, फिर दोस्तों हो गया आंध्र प्रदेश में और फिर हो गया राजस्थान में। तो अवसादी चट्टाने हैं। कैसी चट्टाने दोस्तों? चूना पत्थर जो है दोस्तों वो अवसादी चट्टाने हैं। ताप एवं दाब, जो ताप और दाब से दोस्तों जो रूपांतरित चट्टान, मतलब जो उन पर ऊपर से प्रेशर पड़ता है और अंदर हीट होती है, टेम्परेचर हाई होता है ना, जो कोर में होता है, पृथ्वी कोर में, तो अब उसके टेम्परेचर से और प्रेशर से दोस्तों जो कुछ चेंजेस आ जाते हैं किसमें, जो धात्विक और अधात्विक चट्टानों में, तो वो जो चट्टाने बनती है उनको कहते हैं दोस्तों रूपांतरित चट्टाने, ठीक है। तो रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान, जिनको जो बदल गई हैं, ठीक है, टेम्परेचर और दाब के कारण। तो संगमरमर, जैसे संगमरमर आप घर में यूज करते हैं, घर वगैरह में, ऑफिस वगैरह में यूज करते नहीं करते हैं, तो वो सब दोस्तों कैसी चट्टाने हैं? वो रूपांतरित चट्टाने हैं। कांच और बालू, अगर दोस्तों कांच और बालू की बात करता हूं तो सिलिका सैंड भी कहते हैं इसको, गंगा तथा यमुना के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो बालू तो आपको पता होगा, गंगा से कितना बालू निकलता है? बहुत बालू निकलता है भाई, ठीक है। गंगा तथा यमुना के द्वारा उत्पादन किया जाता है। इसके उत्पादन में आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले स्थान पर है आंध्र प्रदेश, बालू के उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर कौन सा दोस्तों? आंध्र प्रदेश। और दूसरे स्थान पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्पादन प्रयागराज के शंकरगढ़, चंदौली, चकिया क्षेत्र में, कहां पे दोस्तों? तो प्रयागराज का जो शंकरगढ़ है, चंदौली है और चकिया है, शंकरगढ़, चंदौली, चकिया, शंकरगढ़, चंदौली, चकिया। तो जो प्रयागराज का दोस्तों ये क्षेत्र है, और झांकी का मुंडारी, तो झांसी है दोस्तों, झांकी नहीं, झांसी, जो झांसी वाला इलाका है उसका मुंडारी जो क्षेत्र है दोस्तों, वहां पे भी हम बालू को देखते हैं, कांच बालू को, है नहीं। प्रयागराज, बांदा, अलीगढ़, चित्रकूट, ये थोड़े प्रमुख हो जाएंगे, प्रयागराज, बांदा, अलीगढ़ और चित्रकूट, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगर आप बात कर लेते हैं दोस्तों कोयले की, तो कोयला क्या है? प्रमुख क्षेत्र दोस्तों सोनभद्र जिले में गोंडवाना क्रम की चट्टानों पाया जाता है। तो सोनभद्र जिले में तो दोस्तों कोयला पाया जाता है। कहां पाया जाता है? कोयला पाया जाता है दोस्तों सोनभद्र जिले में गोंडवाना क्रम की चट्टानों में दोस्तों क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है नहीं। सोनभद्र के सिंगोली जिले क्षेत्र में, जो सोनभद्र का दोस्तों सिंगरौली, जो सोनभद्र का सिंगरौली क्षेत्र में
से प्राप्त कोयला, जो दोस्तों कोयला पाया जाता है कैसा, ओबरा ताप विद्युत के लिए संयंत्र के लिए भेजा जाता है। तो दोस्तों जो सोनभद्र के सिंगरौली जिले में जो कोयला मिलता है वो ओबरा ताप विद्युत संयंत्र के लिए भेजा जाता है, और सिंगरौली संयंत्र कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? सिंगरौली संयंत्र। कोयले के भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का 8वें स्थान पर है। अगर दोस्तों पूछे कि देश का कोयले की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है दोस्तों, 8वां स्थान है, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रदेश के कुल खनिज मूल्य का 47% भाग कोयले से प्राप्त होता है। तो प्रदेश के कुल खनिज, जो खनिज की दोस्तों हम बात करें तो 47% जो खनिज है वो दोस्तों क्या, कोयला ही है, ये बात ध्यान रखेंगे। भारत में कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। अगर पूरे भारत परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं दोस्तों, तो भारत परिप्रेक्ष्य में दोस्तों गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला पाया जाता है। विश्व में प्रमुख कोयला उत्पादक देश, तो सबसे ज्यादा जो कोयला उत्पादक देश है दोस्तों कौन कौन से हैं? सबसे पहले चीन। भाई चीन तो दोस्तों आगे चल रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है चीन आजकल, है नहीं? तो चीन, उसके बाद क्या है दोस्तों, अमेरिका। चीन, अमेरिका, फिर भारत, तीसरे स्थान पर है भारत। विश्व में कोयला उत्पादन में भारत दोस्तों तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है, तीसरे स्थान पर भारत है, चौथे स्थान पर दोस्तों, चौथा स्थान दिया नहीं है इसने, ठीक है, 3 ही बहुत है। अब राज्य की दोस्तों बात कर लेते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। तो दोस्तों कहां पर, एक तो छत्तीसगढ़ में और झारखंड में और उड़ीसा, है नहीं? सबसे ज्यादा जो कोयला उत्पादन करता है छत्तीसगढ़ करता है दोस्तों, उसके बाद झारखंड और उसके बाद उड़ीसा। बात समझ में आई नहीं? बोक्साइट, अगर दोस्तों बात करते हैं बोक्साइट की बात कर लेते हैं। यह एल्यूमिनियम और गैलियम का अयस्क होता है। तो बोक्साइट किसका अयस्क है दोस्तों? एल्यूमिनियम और किसका? एल्यूमिनियम और गैलियम का अयस्क है। प्रमुख क्षेत्र बांदा, चंदौली, वाराणसी आदि। तो कहां मिलता है दोस्तों बोक्साइट? तो बांदा में मिल जाएगा, चंदौली में मिल जाएगा और वाराणसी में मिल जाएगा, ठीक है। ललितपुर, चित्रकूट भी है। बांदा, ललितपुर, चंदौली और वाराणसी और चित्रकूट, है नहीं? सोनभद्र के रेणुकूट, जो सोनभद्र का दोस्तों रेणुकूट क्षेत्र है, सोनभद्र का जो दोस्तों रेणुकूट क्षेत्र है, हिंडाल्को कंपनी के द्वारा, कौन सी कंपनी? हिंडाल्को कंपनी के द्वारा बोक्साइट को एल्यूमिनियम को अलग किया जाता है। तो बोक्साइट और एल्यूमिनियम को दोस्तों जो अलग किया जाता है वो हिंडाल्को कंपनी द्वारा कहां पर है? सोनभद्र के रेणुकूट क्षेत्र में है। कहां पर है दोस्तों? सोनभद्र के रेणुकूट दोस्तों क्षेत्र में। आगे बात करते हैं डोलोमाइट। दोस्तों डोलोमाइट की अगर मैं बात करूं कि डोलोमाइट का, जब चूना पत्थर में 10% से अधिक मैग्नीशियम मिलाया जाए तो यह डोलोमाइट कहा जाता है। मतलब क्या, जो चूना पत्थर में 10% से अधिक क्या मिला दें? मैग्नीशियम। अगर दोस्तों हम 10% ज्यादा मैग्नीशियम मिला दें तो क्या कहा जाएगा? वो डोलोमाइट कहा जाएगा। प्रमुख क्षेत्र क्या है दोस्तों? सोनभद्र, कजराह क्षेत्र। कौन सा है दोस्तों? सोनभद्र और कजराह क्षेत्र, ठीक है। प्रयोग क्या? इस्पात उद्योग में प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी सीमेंट उद्योग। तो प्रयोग क्या है दोस्तों डोलोमाइट का? इस्पात उद्योग क्षेत्र में प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो पीओपी में क्या लगता है? डोलोमाइट तो होता है वो। और सीमेंट उद्योग में, तो सीमेंट में भी क्या यूज होता है दोस्तों? सीमेंट में डोलोमाइट यूज होता है, और भी यूज होती है बहुत सारी चीजें। तो जैसे क्षेत्र कौन कौन से हैं दोस्तों जिसमें डोलोमाइट मिलता है? छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, है नहीं? यहाँ पर डोलोमाइट पाया जाता है। अब देखो दोस्तों एस्बेस्टस। एस्बेस्टस क्या होता है? प्रमुख क्षेत्र क्या है दोस्तों एस्बेस्टस का? मिर्जापुर क्षेत्र, ठीक है। मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर जिले में है। और झांसी क्षेत्र का बड़ा गांव, झांसी क्षेत्र का जो बड़ा गांव है, झांसी क्षेत्र में दोस्तों एक बड़ा गांव, वहां पे क्या पाया जाता है दोस्तों? एस्बेस्टस पाया जाता है। उपयोग क्या है दोस्तों इसका? सीमेंट उद्योग में और विद्युत उपकरण बनाने में। जो विद्युत उपकरण बनते हैं दोस्तों वो भी एस्बेस्टस के ही बनते हैं। यह अधिक ताप सहन करने एवं रासायनिक क्रियाओं से प्रभावित नहीं होता है। मतलब क्या है दोस्तों, एक सेकंड रुकेंगे। ये लाइट को पता नहीं क्या हो जाता है। देखिए दोस्तों, तो यह अधिक ताप सहन करने एवं रासायनिक क्रियाओं से प्रभावित नहीं होता है नहीं? तो ताप सहन कर सकता है और रासायनिक क्रियाओं से दोस्तों प्रभावित नहीं होता है एस्बेस्टस। तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी रहता है। एंडोलसाइट क्या है दोस्तों? एंडोलसाइट, एंडोलसाइट। तो एंडोलसाइट क्या है? मिर्जापुर जिले में पाया जाता है। कहां पाया जाता है दोस्तों? मिर्जापुर जिले में पाया जाता है और सोनभद्र जिले में। मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में पाया जाता है दोस्तों क्या है? एंडोलसाइट। प्रयोग क्या है? पोरिसिलोन व स्पार्क प्लग। जो स्पार्क प्लग जो बाइक वगैरह में यूज करते हैं स्पार्क प्लग, उसको बनाया वो बनता है किससे? एंडोलसाइट से। तो पोर्सिलोन, एक तो है पोर्सिलोन
और स्पार्ग पिलक। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि स्पार्ग पिलक किससे बनते हैं? एंडोलसाइट से। या पोर्सिलोन किससे बनते हैं? एंडोलसाइट से। ये बात भी ध्यान रखना। इसमें लोहे के अंश भी पाए जाते हैं, कुछ लोहे के अंश भी हैं, लेकिन एल्यूमिनियम व क्षार कम मात्रा में पाया जाता है। देखो दोस्तों, एल्यूमिनियम एवं क्षार कम मात्रा में दोस्तों पाया जाता है। अगर दोस्तों बात करता हूं मैं जिप्सम की, या परतदार चट्टानों में पाया जाता है। तो जिप्सम कहां पाया जाता है दोस्तों? परतदार चट्टानों में। और सेलेनाइट, तो जिप्सम का क्या है? सेलेनाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो जिप्सम को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? सेलेनाइट। क्या कहते हैं दोस्तों? सेलेनाइट कहते हैं जिप्सम को। और झांसी एवं हमीरपुर कहां पे मिलता है? झांसी और हमीरपुर दोस्तों क्षेत्र में मिलता है। और सीमेंट, गंधक, अमोनियम सल्फेट रासायनिक पदार्थ के बनाने में यूज होता है। भारत में जिप्सम का उत्पादन राजस्थान, जम्मू कश्मीर में होता है। तो जिप्सम का उत्पादन कहां होता है? सबसे ज्यादा भारत में राजस्थान और जम्मू कश्मीर में दोस्तों होता है। रॉक फास्फेट की अगर दोस्तों बात करता हूं, रॉक फास्फेट क्या है? प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला खनिज है दोस्तों। क्या है? प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला खनिज। प्रमुख क्षेत्र क्या है? बांदा, ललितपुर। बांदा और ललितपुर जिले में पाया जाता है। जैसे दुर्माला, माला देवता और चमसारी आदि मसराना से चमसादी आदि मसराना, है नहीं। प्रयोग क्या है दोस्तों? उर्वरकों के निर्माण में। तो रॉक फास्फेट का यूज करते हैं दोस्तों उर्वरकों के निर्माण में। अम्लीय मृदा के उपचार के लिए, तो अम्लीय मृदा के उपचार के लिए किसका यूज करते हैं दोस्तों? रॉक फास्फेट का दोस्तों हम यूज करते हैं। आगे बात करते हैं सेल खड़ी। तो सेल खड़ी तो आपको जानते हो सेल खड़ी को। तो ये क्या है? सिस्टेटाइड क्या कहेंगे इसको? सिस्टेटाइड को ही सेल खड़ी कहते हैं। सिस्टेटाइड बोलेंगे, सिस्टेटाइड बोलेंगे। आदस्य है स्टिएटाइड, है नहीं, स्टिएटाइड बोलेंगे। स्टिएटाइड को ही सेल खड़ी या घिया पत्थर कहा जाता है। तो सोप स्टोन कहते हैं, ठीक है। घिया पत्थर या स्टिएटाइड। तो स्टिएटाइड क्या है? सेल खड़ी। प्रमुख क्षेत्र कहां है दोस्तों? हमीरपुर और दोस्तों झांसी वगैरह के क्षेत्र में पाई जाती है सेल खड़ी। और प्रयोग क्या है? साबुन निर्माण में। तो साबुन निर्माण में सेल खड़ी का दोस्तों यूज किया जाता है, या स्टेटाइट का यूज दोस्तों किया जाता है। सजावटी सामान जो आपने देखा होगा सेल खड़ी के, बहुत से पक्षी बनाए जाते हैं, हाथी बनाए जाते हैं, मोर बनाए जाते हैं, है नहीं। वो जो खड़िया कहते हैं देसी भाषा में, खड़िया के बना देते हैं उनको। तो वो क्या होता है वो दोस्तों? वो होती है सेल खड़ी होती है, नहीं। सजावटी सामान का निर्माण करना, पेंट वगैरह में यूज हो जाता है दोस्तों क्या? सेल खड़ी। संगमरमर की दोस्तों बात करते हैं। अगर संगमरमर यह एक रूपांतरित चट्टान है। मैंने आपको बताया था कि रूपांतरित चट्टान है। रूपांतरित चट्टान कब होती है दोस्तों? जब किसी चट्टान पर या किसी ऐसे पदार्थ पर ताप और दाब दोनों का प्रेशर बनता है, और उस ताप और दाब के कारण जो उसमें रूपांतरण होता है, जो उसका रूप चेंज होता है, उसे कहते हैं रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। मिर्जापुर एवं सोनभद्र में दोस्तों ये पाई जाती है। कहां पाई जाती है? मिर्जापुर और सोनभद्र में संगमरमर पाया जाता है। सोना, भाई साहब बहुत रेट हाई हो रहे हैं सोने के। तो सोने की अगर बात करता हूं तो शारदा और रामगंगा नदियों की रेत में पाया जाता है। कहां पाया जाता है दोस्तों? शारदा और रामगंगा की नदियों में दोस्तों पाया जाता है। प्लेसर सोना कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्लेसर सोना। जो वहां से सोना मिलता है ना, वो कहां पर? रामगंगा और शारदा नदी में, ठीक है। शारदा और रामगंगा नदी में, उसे कहते हैं प्लेसर सोना। नवीन खनिज की अगर बात करता हूं, नवीन खनिज ललितपुर जिले में, भीकमपुर क्षेत्र में, सोनभद्र जिले में सोने के भंडार होने की संभावना है। तो भीकमपुर क्षेत्र, सोनभद्र क्षेत्र में सोने के भंडार होने की संभावना दोस्तों है, ठीक है। भारत में सोने का उत्पादन कहां कौन करता है? सबसे ज्यादा करता है दोस्तों कर्नाटक, फिर झारखंड, ठीक है। विश्व में अगर बात करता हूं तो चीन सबसे ज्यादा विश्व में सोने का उत्पादन दोस्तों करता है, तो चीन करता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद रूस। ये बात भी ध्यान रखेंगे, है नहीं। तो भारत में सोने का उत्पादन कर्नाटक और झारखंड। अगर विश्व की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा चीन, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया। और कोयला भी कौन करता है? चीन, ध्यान रखना। तो ऑस्ट्रेलिया और रूस करते हैं, है नहीं। हीरे की दोस्तों अगर बात करता हूं, हीरे आ जाते हैं डायमंड, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप। आपसे पूछ सकता है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप दोस्तों क्या है? हीरा। देखिए हीरा इतना साफ, इतना सुंदर होता है, इतना एकदम बेहतरीन रिफ्लेक्शन की कारण होता है। हालांकि उसके अंदर क्योंकि उसको तराशा जाता है, हीरा ऐसे नहीं बन जाता, हीरे को तराशा जाता है नहीं, बढ़िया कटिंग दी जाती है। जितनी बेहतरीन कटिंग होगी उतना ही वो रिफ्लेक्ट ज्यादा करेगा, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, उसकी जो हीरे की चमक होती है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है, कोयला इतना काला होता है और हीरा इतना चमकदार, ठीक है। क्या क्या माया है पता नहीं, है नहीं। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ, अगर दोस्तों आपसे पूछ ले कि प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ दोस्तों क्या है, तो वो होता है हीरा। प्रमुख क्षेत्र वांदा जनपद और मिर्जापुर के जंगलों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है दोस्तों? वांदा जनपद और मिर्जापुर के जंगलों में पाया जाता है। अगर बात करते हैं दोस्तों कॉपर या तांबे की, कॉपर यह आग्नेय एवं परतदार चट्टानों में पाया जाता है। जो आग्नेय चट्टाने हैं
और परतदार चट्टाने हैं उनमें दोस्तों पाया जाता है। आग्नेय चट्टाने दोस्तों कौन सी होती हैं, परतदार चट्टाने कौन सी होती है, जब ज्योग्राफी में आप पढ़ाऊंगा बहुत फास्ट लेके चलेंगे इसी तरह से, तो उसमें आप समझ लेना आग्नेय और परतदार चट्टाने कौन सी होती है, ठीक है। प्रमुख क्षेत्र यूपी के ललितपुर और सोनराई क्षेत्र में, कहां पे दोस्तों, यूपी के ललितपुर और सोनराई क्षेत्र में कॉपर पाया जाता है। तो यूपी के ललितपुर में पाया जाता है दोस्तों कॉपर, और सोनराई क्षेत्र में पाया जाता है कॉपर। विश्व में तांबे का उत्पादन चिली, सबसे ज्यादा विश्व में जो तांबे का उत्पादन दोस्तों चिली करता है। विश्व में तांबे का उत्पादन चिली, चीन और पेरू विश्व में सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन चिली, चीन और पेरू करते हैं। भारत में तांबे का, अगर दोस्तों भारत की बात करते हैं ना, अपने भारत की, तो कौन करता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड सबसे ज्यादा जो तांबे का उत्पादन करता है वो मध्य प्रदेश करता है, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद झारखंड। ये बात को थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इमारती पत्थर की दोस्तों बात करता हूं मैं। इमारती पत्थर एक प्रकार का चूने का पत्थर है। प्रमुख क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, मिर्जापुर है इमारती पत्थर का। यूरेनियम, भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूरेनियम तो प्रदेश के ललितपुर जिले में, भाई साहब ललितपुर जिले में पाया जाता है यूरेनियम। क्या पाया जाता है, यूरेनियम परमाणु संयंत्र ईंधन के रूप में काम करता है। परमाणु संयंत्रों में ईंधन के रूप में काम करता है दोस्तों क्या, यूरेनियम। भाई साहब ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत है। भारत में झारखंड के सिंह भूमि क्षेत्र में, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करता हूं तो दोस्तों झारखंड के सिंह भूमि क्षेत्र में पाया जाता है यूरेनियम सर्वाधिक। और विश्व में कजाकिस्तान और कनाडा, अगर विश्व में यूरेनियम की दोस्तों बात करता हूं तो विश्व में कजाकिस्तान और कनाडा में सबसे ज्यादा यूरेनियम दोस्तों पाया जाता है। यूपी में पाए जाने वाले कुछ अन्य खनिज देखिए दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश में कुछ अन्य खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि पायरोफाइलाइट तो झांसी, ललितपुर, हमीरपुर। पोटास लवण, जो पोटास वगैरह यूज करते हैं आप, प्रयागराज, झांसी, चंदौली। चाइना किले, तो चाइना किले सोनभद्र, मिर्जापुर, बांदा। चाइना किले कहां पाए जाते हैं दोस्तों, सोनभद्र, मिर्जापुर, बांदा। कंक्रीट, तो कंक्रीट कहां पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में। यूपी की नदियां, झीलें एवं आर्द्रभूमि, तो यूपी की दोस्तों नदियों की बात कर लेते हैं। तो नदियों की नदी एक दिशा में प्राकृतिक रूप से प्रवाहित होने वाली धारा है, ये तो आपको पता होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। नदियां किसी भी कृषि प्रधान देश की जीवन रेखा कहलाती है। तो किसी भी कृषि प्रधान देश की जीवन रेखा दोस्तों कौन होती है, तो नदियां होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। नदियां विशेष रूप से सामाजिक एवं आर्थिक महत्व रखती हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, नदियां जो है सामाजिक और आर्थिक दोनों महत्व रखती हैं। नदियों का प्रवाह अफवाह तंत्र किसी भी क्षेत्र में वहां की धरातलीय संरचना एवं चट्टानों के प्रकार, जल की उपलब्धता आदि कारकों पर निर्भर करती है। किस पर दोस्तों, तो नदियों का प्रवाह अफवाह तंत्र जो किसी भी क्षेत्र में वहां की धरातलीय संरचना, जो उसकी धरातलीय संरचना होगी, या चट्टानों के प्रकार, जल की उपलब्धता की आदि पर निर्भर करती है। यूपी की जो दोस्तों नदियां हैं, अगर नदियों की हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं कुछ। तो कौन सी नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं, और कुछ मध्यवर्ती मैदान से निकलने वाली नदियां हैं, और कुछ दोस्तों दक्षिण के पठार भाग में निकलने वाली नदियां भी हैं। जैसे कि हिमालय से निकलने वाली नदियां दोस्तों कौन कौन सी हैं, गंगा नदी, यमुना नदी, रामगंगा, शारदा, हिंडन नदी। ये ध्यान रखेंगे बेटा। तो कौन कौन सा, गंगा हो गया, यमुना हो गया, रामगंगा, शारदा और हिंडन नदी, ये सब दोस्तों कहां से निकलते हैं, हिमालय से निकलती हैं। गोमती नदी, वरुणा नदी, ईसन नदी और पांडव नदी। तो गोमती नदी दोस्तों जो मध्य मैदान से निकलती है, गोमती, वरुणा, ईसन और पांडव नदी। तो गोमती, वरुणा, ईसन और पांडव नदी मध्यवर्ती मैदान से दोस्तों निकलती है। दक्षिण के पठार से निकलने वाली नदियां दोस्तों सोन नदी हो गया, वेतवा नदी, कैन नदी और टोंस नदी। तो कौन कौन सी नदियां, सोन नदी है दोस्तों, वेतवा नदी है, कैन नदी है और टोंस नदी है। कौन कौन सी, सोन नदी, बेतवा नदी, कैन नदी और टोंस नदी है दोस्तों, जो दक्षिण के पठार से दोस्तों निकलते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां देखिए दोस्तों, अब एक एक बात करते हैं। तो उद्गम कहां से होता है दोस्तों हिमालय में, तो ये हालांकि ये पूरा ज्योग्राफिकल पार्ट होता है, ज्योग्राफी में डिटेल से बात करेंगे। ज्योग्राफी में यहाँ पे थोड़ा बता के मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। जैसे ग्लेशियर, तो दोस्तों ग्लेशियर जो होते हैं, ग्लेशियर से ही निकलती है दोस्तों नदियां, है नी। जैसे हिमनद, ग्लेशियर क्या कहते हैं, हिमनद कहते हैं। भाई बर्फ जमी हुई होती है, ग्लेशियर किसे कहते हैं, जिस पहाड़ के ऊपर बहुत सारी बर्फ जमी हुई होती है उसे कहते हैं ग्लेशियर, है नी। तो वर्ष भर पानी के प्रवाह रहता है ग्लेशियर से, है नी। 12 नदियां होती है सदा नीरा। जो भी नदियां ग्लेशियर से निकलेगी दोस्तों सदा नीरा होगी। कैसी, सदा नीरा का मतलब जिसमें हमेशा पानी बना रहे। बात समझ में आई नहीं, लंबाई अधिक होती है क्योंकि भैया
लंबाई तो अधिक अपने आप होगी, ग्लेशियर से लगातार पानी आ रहा है तो ज्यादा बहेगी, बहेगी तो बढ़ती चली जाएगी, बहती चली जाएगी, बहती चली जाएगी, तो लंबाई ज्यादा रहेगी। ठीक है, बात समझ में आई नहीं? आगे बात करते हैं दोस्तों गंगा नदी की। गंगा नदी की बात करते हैं। भारत में 5 राज्यों में दोस्तों प्रवाहित होती है गंगा नदी। भारत के कितने राज्यों में गंगा नदी प्रवाहित होती है दोस्तों? तो भारत के 5 राज्यों में। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो उत्तराखंड में दोस्तों, उत्तर प्रदेश में, बिहार में होती है, झारखंड में होती है और पश्चिम बंगाल में दोस्तों गंगा नदी क्या होती है दोस्तों? प्रभावित होती है। जैसे कि दोस्तों ये पूरा बना रखा है। ये कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा है दोस्तों? ये हमारा ये है गंगोत्री ग्लेशियर, ये है सतोपत ग्लेशियर। कौन सा है दोस्तों? सतोपत ग्लेशियर। ठीक है, तो यहां से निकलते दोस्तों भागीरथी नदी। कौन सी निकलती है? भागीरथी नदी। कहां से? तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों भागीरथी नदी। और सतोपत भी कहते हैं। सतोपत ग्लेशियर से दोस्तों निकलती है अलकनंदा नदी। अब दोस्तों जैसे ही अलकनंदा आती है तो इसमें मिलती है धौली गंगा। कहा मिलती है दोस्तों? धौली गंगा। और यहाँ पे है विष्णु प्रयाग। तो कौन सा दोस्तों? विष्णु प्रयाग में मिलती है धौली गंगा नदी आकर। विष्णु प्रयाग में मिलती है धौली गंगा आकर। किस नदी में? अलकनंदा नदी। पूछ सकता है आपसे, है नहीं? और उसके बाद आगे बढ़ती है ये, इसमें मिलती है नंदाकिनी, मंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी नदी। तो नंदाकिनी नदी मिलती है दोस्तों नंद प्रयाग में आकर। और फिर आगे बढ़ती है ये, फिर मिलती है पिंडार नदी। तो पिंडार नदी मिलती है दोस्तों कहां पर? कर्ण प्रयाग में आके। पहले विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, है नहीं? उत्तराखंड में दोस्तों ये तीनों चीजें तीनों हैं। उत्तराखंड में ये तीनों हैं, यूके में लिख रखा है। तो पिंडार नदी। और फिर ये आके मिलती है यहाँ पे देव प्रयाग में। कौन सी? भील गंगा नदी। कौन सी नदी बेटा? नहीं, मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? भील गंगा तो ये है नहीं? तो मंदाकिनी नदी। रुद्रप्रयाग कहां मिलती है दोस्तों? रुद्रप्रयाग में मिलती है। तो कहां कौन सी नदी मिलती है दोस्तों? तो मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी नदी और दोनों फिर आके ये मंदाकिनी और ये सब मिलके बन जाती है और मिलती है देव प्रयाग में। क्या मिलती है दोस्तों? देव प्रयाग में। और यहां से बनती है दोस्तों गंगा नदी स्टार्ट। तो गंगा नदी वहीं से नहीं है, अलकनंदा है। अलकनंदा में कौन सी मिली है? धौली गंगा, नंदाकिनी देवी, पिंडार नदी और फिर मंदाकिनी देवी। ठीक है, मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग से। और फिर कहां पे? देव प्रयाग में मिली है गंगा नदी बनी है। और देव प्रयाग में आके मिलते दोस्तों जो भागीरथी नदी है नहीं? और दोस्तों पूछता है टिहरी बांध, जो दोस्तों टिहरी बांध है वो किस नदी पर अवस्थित है? तो ध्यान रखेंगे टिहरी बांध भागीरथी नदी पर अवस्थित है। और जो भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है वहां पर कौन सी नदी आकर मिलती है? तो वहां पर भील गंगा। कौन सी नदी मिलती है? भील गंगा नदी दोस्तों आकर मिलती है। ये बात ध्यान रखेंगे। और फिर यहां से जाता है ऋषिकेश, ऋषिकेश से हरिद्वार। ठीक है, बात समझ में आई नहीं? देखो कुछ यहाँ लिख रखा है अलकनंदा और धौली गंगा। दोस्तों अगर अलकनंदा में जो धौली गंगा मिलेगी तो विष्णु प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा नंदाकिनी मिलेगी, फिर धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी, भागीरथी। ये ध्यान रखना। तो धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार नदी, मंदाकिनी और भागीरथी। ये दोस्तों क्रम पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से बताइए जो अलकनंदा नदी में आकर मिलती है उत्तर से दक्षिण की तरफ या दक्षिण से उत्तर तरफ, दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे। तो पहले धौली गंगा, फिर नंदाकिनी, फिर पिंडार नदी, फिर मंदाकिनी, फिर भागीरथी, है नहीं? तो जो धौली गंगा मिलती है दोस्तों विष्णु प्रयाग में। पहले विष्णु जी विष्णु प्रयाग में, फिर नंद प्रयाग में, फिर कर्ण प्रयाग में, फिर रुद्र प्रयाग में, फिर देव प्रयाग में। बात समझ में आया नहीं आया? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये है नदियां दाएं तरफ से, है नहीं? अन्य नाम है दोस्तों भागीरथी का, भागीरथी, पद्मा, देव नदी, जानवी, प्राणदायिनी, मुक्तदायिनी। ये सब किसके नाम है दोस्तों? ये सब है नाम किसके? गंगा के नाम है। तो लंबाई दोस्तों कितने गंगा जी की? 25,000 25,525। कितने दोस्तों? 2,525 किलोमीटर है नहीं? और भारत में कितनी है? 2,510 किलोमीटर भारत के अंदर है। और बाकी बचा कुचा जो दोस्तों 15 किलोमीटर है वो बांग्लादेश के अंदर है। बात समझ में आई नहीं? तो गंगा नदी जो बहती है दोस्तों 2,510 किलोमीटर बहती है भारत के अंदर। गंगा नदी यूपी में बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। तो अगर आपसे पूछ ले कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है, तो बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। यूपी के सबसे पूर्वी जिले बलिया से प्रभावित होकर बिहार में। दोस्तों जो पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। तो बलिया से प्रवाहित होकर, है नहीं? बलिया से प्रभावित होकर कहां होगी? होकर बिहार में प्रवेश कर जाती है। बात समझ में आई? गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर व जिले।
तो कौन कौन से दोस्तों जिले और नगर बसे हैं, तो 28 जिलों में प्रवाहित होती है, ध्यान रखना। तो अगर आपसे पूछ ले गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में प्रवाहित होती है, तो भाई साहब 28 जिलों में प्रवाहित होती है। कितने जिलों में? 28 जिलों में प्रभावित होती है। अगर बात करते हैं हम दोस्तों, जैसे कि पहला जिला है मुजफ्फरनगर, कौन सा है दोस्तों? मुजफ्फरनगर हो गया, बिजनौर हो गया। तो मुजफ्फरनगर दोस्तों, बिजनौर, उसके बाद आओ नीचे मेरठ, फिर उसके बाद अमरोहा, हापुड़, अलीगढ़, बुलंदशहर, बदायूं, फिर कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कन्नौज, हरदोई। अगर आगे बात करते हैं दोस्तों, उन्नाव, कानपुर, कानपुर देहात, प्रतापगढ़, रायबरेली, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया। दोस्तों ये सभी याद नहीं करने आप लोगों को, लेकिन एक दो बार सभी नजरों से इनको देख लेना है नहीं, अगर पूछ ले तो गंगा की सहायक नदियां दोस्तों देखो कौन सी हैं, जैसे कि रामगंगा नदी सहायक नदी है नहीं। रामगंगा नदी कहाँ मिलती है दोस्तों? कन्नौज में। देखो प्रवेश, जैसे प्रवेश करा है गंगा नदी ने, यहाँ पे बिजनौर है, बिजनौर के अंदर जैसे प्रवेश किया है तो एक नदी आती है दोस्तों रामगंगा। कौन सी नदी आती है? रामगंगा। और कहाँ मिलती है दोस्तों? कन्नौज में आकर। किधर से आती है? उत्तर से आती है, दक्षिण से, दक्षिण तरफ से कह सकते हैं। तो दक्षिण तरफ से जो आई कौन सी आएगी दोस्तों? यमुना नदी। तो यमुना नदी मिलती है प्रयागराज में, ये तो आपको पता होगा है नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे एक आती है गोमती नदी। कौन सी नदी आती है दोस्तों? गोमती नदी, और वो भी कहाँ मिलती है? गाजीपुर वाले इलाके में मिलती है। तो गोमती नदी कहाँ मिलती है दोस्तों? गाजीपुर वाले इलाके में मिलती है, और लास्ट में बलिया से होते हुए बाहर निकल जाते हैं। तो यूपी में कुल लंबाई अगर पूछता है, कहता है कि गंगा नदी का यूपी में कुल लंबाई कितनी है, तो 1450 किलोमीटर। कितने दोस्तों? 1450 किलोमीटर है यूपी में, और यूपी में सर्वाधिक प्रभावित होती है। अगर आपसे पूछे कि गंगा नदी किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रभावित होती, प्रभावित कह रहा हूं, प्रवाहित, क्या दोस्तों? प्रवाहित होती है। प्रवाहित का मतलब क्या है? बहना है नहीं। तो सबसे ज्यादा जो बहती है वो कहां पर बहती है? तो उत्तर प्रदेश में है नहीं, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था दोस्तों? तो 2008 में, सन 2008 में, 2008 में गंगा नदी को क्या किया था? राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। इसमें स्वतः शुद्धिकरण की क्षमता है। इसमें दोस्तों स्वतः वो अपने आप मतलब खुद ही स्वयं शुद्ध हो जाती है, स्वयं पानी को साफ कर लेती है। क्यों? इसमें दोस्तों एक वायरस पाया जाता है। देखो वायरस बीमार करते हैं, लेकिन ये वायरस बढ़िया है। तो वायरस पाया जाता है बैक्टीरियोफेज। क्या नाम है इसका? बैक्टीरियोफेज। तो दोस्तों पूछ सकता है आपसे कि गंगा नदी में कौन सा वायरस पाया जाता है जो गंगा के पानी को शुद्ध करता है? तो उसका नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है। गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण के लिए जानी जाती है। तो डॉल्फिन संरक्षण के लिए गंगा नदी को दोस्तों जाना जाता है। सूसू डॉल्फिन, क्या नाम है इसका? सूसू डॉल्फिन नामक इसमें डॉल्फिन पाई जाती है। सूसू, सूसू डॉल्फिन कहते हैं। यह राष्ट्रीय जलीय जीव है, और सूसू डॉल्फिन जो है दोस्तों राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। बात समझ में आई नहीं आई? बिहार में इन नदियों में सुल्तानगंज से क्या है? कहलगांव, सुल्तानगंज से कहलगांव, नहीं कुछ और है भाई ये। बिहार में इस नदी में सुल्तानगंज से कहलगांव तक, कहां तक दोस्तों? तो सुल्तानगंज से कहलगांव तक की बात है। यानी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? भागलपुर। तो दोस्तों तो सुल्तानगंज में है राष्ट्रीय उद्यान भागलपुर राष्ट्रीय उद्यान। ऐसी एक है विक्रमशिला राष्ट्रीय उद्यान, और डॉल्फिन संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। अगर आपसे दोस्तों पूछे कि बताइए उत्तर प्रदेश में जो डॉल्फिन संरक्षण के लिए जाने जाते हैं वो कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? एक है सुल्तानगंज राष्ट्रीय उद्यान भागलपुर, सुल्तानगंज राष्ट्रीय उद्यान भागलपुर, और दोस्तों विक्रमशिला राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहां? ये है कहलगांव। ठीक है, कहां पर है? कहलगांव। आगे बात करते हैं रामगंगा नदी। बात करते हैं दोस्तों रामगंगा नदी। उद्गम कहां होता है? उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से होता है। तो रामगंगा नदी का उद्गम जो होता है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जिले से होता है। मुहाना क्या है? गंगा नदी में गिरता है दोस्तों इसका मुहाना। यानी मुहाना कहते हैं जहां पर गंगा अपन मतलब कोई भी नदी अपना पानी गिरती है, उसे कहते हैं मुहाना। तो इसका मुहाना गंगा नदी में उत्तर प्रदेश के कन्नौज नामक स्थान पर, कहां पर दोस्तों? उत्तर प्रदेश के कन्नौज नामक स्थान पर इसका मुहाना है। यूपी के नगर किनारे कौन कौन से हैं इसके? अगर हम देखते हैं रामगंगा की, कि रामगंगा के किनारे कौन कौन से नगर बसे हैं, तो मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, हरदोई, सहारनपुर और बरेली। ये दोस्तों रामगंगा के किनारे बसे हैं। कौन कौन से? मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, हरदोई, सहारनपुर और बरेली। ठीक है। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती है। तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो जो रामगंगा नदी है दोस्तों, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो है उत्तराखंड के अंदर।
कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान से दोस्तों प्रभावित होती है। इसमें सोने के अवसाद पाए जाते हैं। तो रामगंगा में क्या पाए जाते हैं दोस्तों? सोने के अवसाद पाए जाते हैं। एक है, आगे बात करते हैं सरयू नदी या घग्गर नदी भी कहते हैं, या करनाली नदी भी कहते हैं, करनाली नदी। तो सरयू नदी, घग्गर नदी या करनाली नदी आप बोल सकते हैं। तो घग्गर की सहायक नदी है दोस्तों। किसकी सहायक नदी है? ये घग्गर की सहायक नदी है सरयू नदी। तो लखीमपुर खीरी एवं बहराइच की सीमा पर निर्धारण करती है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछे कि लखीमपुर खीरी और बहराइच की सीमा, लखीमपुर खीरी और बहराइच की सीमा दोस्तों कौन सी नदी निर्धारित करती है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे सरयू नदी। क्या है दोस्तों? सरयू नदी या घग्गर नदी बोल सकते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 1080 किलोमीटर लंबाई है। यूपी के देवरिया जिले के वरहज नामक स्थान पर, कहां पर दोस्तों? यूपी के देवरिया जिले के वरहज नामक स्थान पर इसमें राप्ती नदी आकर मिलती है। कौन सी नदी मिलती है दोस्तों? राप्ती नदी आकर मिलती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है दोस्तों? अगर सरयू की बात करें तो राप्ती नदी, छोटी गंगा और चौकिया नदी। तो राप्ती, छोटी गंगा और चौकिया नदी। और देश कौन कौन से? तिब्बत और नेपाल, भारत। तिब्बत, नेपाल और भारत में दोस्तों ये प्रभावित होती है। कौन सी नदी दोस्तों? सरयू नदी, जिसे कहते हैं घग्गर नदी, घाघरा नदी। ठीक है, घग्गर नदी, घाघरा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? घाघरा नदी। अगर गंडक की बात करता हूं मैं, गंडक नदी उद्गम कहां है दोस्तों इसका? तिब्बत एवं नेपाल की सीमा से। तो तिब्बत और नेपाल की सीमा से दोस्तों इसका उद्गम है और धौलाधार पर्वत श्रेणी से निकलती है। कौन सी श्रेणी से निकलती है? धौलाधार पर्वत श्रेणी से, ग्रेट हिमालय की श्रेणी से निकलती है। यह नदी काली गंडक एवं त्रिशूल गंगा नदी से मिलकर बनती है। तो काली गंडक और त्रिशूल गंगा से मिलकर बनती है दोस्तों गंडक नदी। बात समझ में आई नहीं? तो काली गंडक और त्रिशूल गंगा से नदी से मिलकर बनती है दोस्तों गंडक नदी। नेपाल में इस नदी को सालीग्रामी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं नेपाल में? सालीग्रामी। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस नदी को नेपाल में सालीग्रामी नदी कहा जाता है? तो किस नदी को नेपाल में सालीग्रामी नदी कहा जाता है दोस्तों? ध्यान रखना, गंडक नदी को नेपाल में सालीग्रामी नदी दोस्तों कहा जाता है। यूपी में महाराजगंज और कुशीनगर की सीमा का निर्धारण करते हुए यह नदी बिहार में सोनपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। तो किसे मिल जाती है दोस्तों? यूपी में सोनपुर के निकट है नहीं, गंगा नदी मिल जाती है। इसकी लंबाई 425 किलोमीटर, जरूरत नहीं। और गंडक पर्यावरण परियोजना है इस पर। कौन सी दोस्तों? गंडक नदी पर गंडक परियोजना होगी। अगर आपसे पूछेगा तो आप आसानी से बता देंगे। भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना है दोस्तों, यूपी एवं बिहार की संयुक्त परियोजना भी कहते हैं इसको। एक दोस्तों आज के लिए लास्ट है ये शायद, सरयू नदी। कौन सी दोस्तों? सरयू नहीं, शारदा नदी। सरयू तो पढ़ लिया, शारदा नदी। काली नदी भी कहा जाता है दोस्तों। तो काली नदी कहते हैं किसको? सरयू नदी को काली नदी भी दोस्तों कहा जाता है। महाकाली नदी भी कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं इसको? महाकाली नदी। उद्गम कहाँ है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के समीप काला पानी नामक स्थान से होती है। कहां से? काला पानी नामक स्थान से दोस्तों होती है। और मिलाम ग्लेशियर से, किससे दोस्तों? मिलाम ग्लेशियर से निकलती है, गोरी गंगा निकलती है। तो काली गंगा हो गया, गोरी गंगा, ये मिलाम ग्लेशियर हो गया। यहाँ से काली गंगा आई और इधर से गोरी गंगा आई। दोनों मिलते हैं कौन? जोलजीबी जगह मिलते हैं उत्तराखंड में। इतनी जरूरत नहीं है, छोड़ेंगे। टनकपुर उत्तराखंड के बाद इस नदी को शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। तो उत्तराखंड के बाद दोस्तों शारदा नदी के नाम से इसको जाना जाता है। भारत और नेपाल के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। तो भारत और नेपाल के मध्य जो सीमा का दोस्तों निर्धारण कौन सी करती है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, काली गंगा या शारदा नदी। ठीक है, काली नदी या शारदा नदी। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई? आगे बात करते हैं। यूपी के पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है। तो कहां प्रवेश करती है दोस्तों जो काली नदी है? तो यूपी के पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? धौली गंगा, कूटी, लहिया, रामगढ़ और चौकिया नदी। ये सब किसकी? इसकी सहायक नदियां हैं। लंबाई की बात करेंगे 350 लंबाई है। और बांध कौन सा? पंचेश्वर बांध है दोस्तों। भारत नेपाल की सीमा पर अवस्थित है पंचेश्वर बांध। बात समझ में आई नहीं आई दोस्तों? तो आज के लिए दोस्तों यूपी स्पेशल में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।